राम दोस्तों, राम राम भाइयों। देखिए, मैं आपको क्लास 10th जो मैथ है उसके बारे में जो पहला चैप्टर आपका बनता है जिसका नाम है रियल नंबर, हिंदी में जिसको वास्तविक संख्याएं हम कहते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं में हमें पढ़ना क्या है। हमें सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। तो पता है क्या होगा कि हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अपन बिल्कुल देसी आदमी हैं, बिल्कुल देसी तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसको आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, यानी जिसको हम बोलते हैं गुरुजी रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। किसे लिखा मैंने गुरुजी? अभाज्य संख्याएं। किसे लिखा? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। दूसरी तरफ हमने लिखा भाज्य संख्याएं। क्या लिखा? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर। देखिए, बिल्कुल देसी अंदाज में भैया पढ़े हैं, सबको राम राम करके पहले ही से मैंने बोल दिया कि भैया सबको राम राम, बड़े ही आसानी से कीजिए। अभाज्य संख्याएं, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं, इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आपको यही नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर होता क्या क्या है। प्राइम नंबर यानी जिनको अभाज्य संख्याएं, एक ऐसी संख्याएं होती हैं, उनको हम सबसे पहले जान लें। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। कैसे? समझने का प्रयास करो। जैसे कि मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, 2 एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने 2 लिख दिया, और 2 लिखने के बाद में गुरुजी ये देखो 1 के पाड़ा में आता है, ये गुरुजी 2 के पाड़ा में आता है। अगर इसके एक ये गुणनखंड हो गया, ये इसका एक गुणनखंड हो गया, कहने का मतलब इसके 2 गुणनखंड हो गए, तो ये कैसी हो गई गुरुजी? ये कैसी हो गई? अभाज्य हो गई। इसी तरीके से हमने 3 लिखा, ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए गुरुजी? इसके भी 2 ही गुणनखंड हो गए, 1 के पाड़ा में, एक गुरुजी 3 के पाड़ा में। ध्यान कर लीजिएगा इस ट्रिक को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2, 3, 5, 7, इसके बाद में 11, फिर 13, इस तरीके से डॉट 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 करके चलेंगे तो ये क्या आएंगे गुरुजी? ये क्या आएंगे? ये हमारे सारे ही प्राइम नंबर आ जाएंगे। टोटल प्राइम नंबर हमारे आ जाएंगे जब हम इसको लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखो, अभाज्य संख्याएं हमने आपको बता दी। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं भैया, वो ही संख्याएं होती हैं जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? ओनली 2 गुणनखंड होते हैं। ध्यान रख लीजिए इस चीज को, 2 गुणनखंड। इसके बाद में देखो क्या है गुरुजी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसको हम कंपोजाइट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 3 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा हमने 4 को लिखा, 4 1 के पाड़ा में आता है, 4 आपका 2 के पाड़ा में आता है, 4 आपका 4 के पाड़ा में आता है। तो उसके कितने हो गए? 1 2 3 इसके कितने हो गए? 3 गुणनखंड आपके हो गए। कितने हो गए गुरुजी? 3 गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से हमने 6 लिखा, 6 1 के पाड़ा में आता है, 6 3 के पाड़ा में आता है, और 6 6 के पाड़ा में भी आता है। तो इसके कितने हो गए गुरुजी? इसके भी गुणनखंड कितने हो गए? इसके भी गुरुजी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए। ऐसी संख्याएं जिनके 3 गुणनखंड होते हैं। जीवन भर महादेव याद कर लेना, जीवन भर। अभाज्य कौन सी? जिनके 2 गुणनखंड। और भाज्य कौन सी? जिनके 3 गुणनखंड। 3 गुणनखंड। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। ठीक है, कैसे? देखो समझो, यहाँ पर देखो भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजाइट नंबर। इनके 3, जैसे कि 4 हो गया, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9। अब बोलोगे 9 भी होता है भैया? हाँ बिल्कुल होता है। कैसे? 1 के पाड़ा में आता, फिर 3 के पाड़ा में आता, फिर गुरुजी 9 के पाड़ा में भी आ जाता है। ये भैया बड़ा चालाक है, ये 9 भी होता है। 9 के बाद में गुरुजी आ जाओ 10, इस तरीके से फिर 12 आएंगे, 12 के बाद में 14, इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए हम चलेंगे और ये हमारी सारी संख्याएं आ जाएंगी।
तो आपने दो चीज़ें तो बड़े आसानी से समझ ली होंगी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। सारे आपने दोनों को, इसके कितने गुणनखंड, इसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, इसके 2 से ज़्यादा होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बताओ महादेव जी, बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है, आगे बढ़ते हैं, पूरे ही चीज़ों को हम समझते हुए चल रहे हैं। अब जैसे कि हम एक चीज़ लिख दें, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनेगा, यहाँ से अब एक कॉन्सेप्ट बनेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझने का मेरे साथ में प्रयास करना। कॉन्सेप्ट क्या होगा? देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, बस उसी कॉन्सेप्ट को हमें डिस्कस कर लेना है। देखो क्या है, जैसे कि मान लीजिएगा अगर हम कोई भी भाज्य संख्या यहाँ पर लिखते हैं और बराबर कर दें, फिर इसके हम करें गुणनखंड, यानी 2 गुणा 2। ठीक है, ये इसके क्या हैं? ये इसके हैं गुणनखंड। क्या हैं गुरुजी? इसके ये गुणनखंड हैं। क्या हैं? ये गुरुजी इसके गुणनखंड हैं। तो इससे एक हमें पता चला कि जब हम एक भाज्य संख्याओं को लिखते हैं तो जब उसके हम गुणनखंड करते हैं तो ये गुणनखंड कैसे होते हैं? ये गुणनखंड जो आते हैं ये गुरुजी कैसे आते हैं? ये आते हैं गुरुजी अभाज्य। कैसे आते हैं? अभाज्य। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर। जब हम इन प्राइम नंबर का आपस में गुणा कर लेते हैं, जब हम इन प्राइम नंबर का आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो क्या मिलता है? तो हमें मिलता है भाज्य संख्याएं। या हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि मैंने 6 लिखा, 6 को हम कैसे करेंगे? 2 गुणा 3। ऐसे तो करेंगे 2 गुणा 3। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जो ये 6 है, 6 हमारी कौन सी संख्या थी गुरुजी? 6 जो थी वो हमारी कौन सी थी? भाज्य संख्या। लेकिन ये जो दोनों संख्याएं आई हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों संख्याएं कौन हैं? ये तो गुरुजी दोनों संख्याएं हमारी ऊपर वाली हैं, ये तो दोनों अभाज्य हैं ना। ऊपर वाली कैसी हैं? अभाज्य हैं। और जब ये दोनों अभाज्य हैं ऊपर वाली, तो एक पॉइंट हमें आप बता दीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणा किया तभी तो ये भाज्य संख्या हमें प्राप्त हुई है। जब इन दोनों संख्याओं का हमने गुणा किया तभी तो हमें ये भाज्य संख्या प्राप्त हुई है। या आप ऐसा कह सकते हो कि भाज्य संख्या लिख करके अगर भाज्य संख्याओं का गुणनखंड कर दिया जाए तो वो गुणनखंड आपके अभाज्य संख्या के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। भाज्य संख्याओं का अगर हम गुणनखंड कर दें तो वो गुणनखंड हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त होते हैं। ये हुई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जिसे आपको समझना है। तो ये हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट आप जिंदगी में नहीं भूल सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को आप दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब में उतार के रख लेना भैया। अब देखो यहाँ से और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये पता है कि सबसे छोटी अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपके सामने लिखी है, ये देखो महादेव, ये लिखी है सामने, आप बता दोगे कि 2 होती है। आज के बाद कभी नहीं भूलना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो बड़े ही आसानी से आप बता सकते हो कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो हमारी 4 होती है। कौन सी होती है भैया? 4 होती है सबसे छोटी वो भाज्य संख्या। आज के बाद कभी मत भूलना महादेव जी, कभी भी मत भूलना, सीताराम जी की कृपा से कभी मत भूलना। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, भैया 4 होती है। अभाज्य पूछ दे तो कौन सी होती है? 3 होती है। 2 होती है, 2 होती है, समझ लीजिएगा। तो आज के बाद कभी मत भूलना, ये सबसे छोटी है यानी सबसे स्मॉलर है और ये गुरुजी सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी है, इसको भी हम ध्यान रख लीजिएगा, ये सबसे बड़ी है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को हमने बड़े ही अच्छे से आपको समझा दिया होगा। चलो हम दूसरा पॉइंट समझने का मेरे साथ में कोशिश कीजिए। एलसीएम एचसीएफ का नाम तो आपने सुना ही होगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। इन दोनों को देखो, एलसीएम एचसीएफ तो आपने सुना ही होगा। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको बोलते हैं गुरुजी लेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
अब देखो समझने की बात करना मेरे भाई, किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखो इसको आप निकाल लेते होगे, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना आपने छोटी क्लासों में कक्षा 1 या 2 में 3 में 4 में खूब पढ़ा होगा। लेकिन इसका हम आपको सिखाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। क्या सिखाएंगे? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या सीखोगे? गुणनखंड विधि सिखाएंगे। गुणनखंड विधि किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिएगा हमने कितना लिखा गुरुजी, हमने लिखा 4 और 6। इन दोनों को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, अगर हम 4 का गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे? 2, फिर नीचे 2 आएगा, फिर 1, तो कितने हुए? 1 2 2 2 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 2। अगर हम इसी तरीके से 6 का करें तो हम लिखेंगे 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 2 गुणा 3। बताओ, बात समझ में आई महादेव जी? बिल्कुल समझ में आई होगी मेरे बच्चों, बिल्कुल समझ में आई होगी, काहे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। देखिए, अब हमने 4 को 2 गुणा 2 लिख दिया, 6 को 2 गुणा 3 लिख दिया। अगर हम इसका डायरेक्ट एचसीएफ निकालें, तो जो एचसीएफ होगा, जो इसमें कॉमन होगा, देखो ये भैया, ये देखो कॉमन है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, तो कहने का मतलब ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो कौन कॉमन? 2 कॉमन, तो एचसीएफ डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कि एचसीएफ 2 ही होगा, इसका जो कॉमन होगा वही 2 होगा। लेकिन एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये बड़ा चक्कर है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर लगाओ बराबर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 गुणा 2 लिखा है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2, लेकिन यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, इसकी एक पावर बना दो, क्योंकि इसकी एक पावर होगी, एक घात होगी, तभी तो इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। इस फॉर्म में ये ऐसा लिखा है। अब देखो कि एलसीएम निकालेंगे कैसे। अब बिल्कुल दिमाग खोल के भैया बैठियो, हाँ हम बता रहे हैं, बिल्कुल दिमाग खोल के बैठियो। अगर नहीं बैठे तो समझ में कछु नहीं है, ये हम बता रहे तुम्हें बहुत अच्छे तरीक़े से। देखो समझो बात क्या है। अब तुम्हें क्या करना है कि जो एलसीएम है, एलसीएम में जो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के इस गंगा तक, जो भी तुम्हें दिख रहा है आप लिख दो। क्या क्या दिख रहा? हमें तो भैया इसमें 2 दिख रहा और 3 दिख रहा। 2 और 3 के अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 जो दिख रहा है वो लिख दो, 2 और 3। अब इतना लिखने के बाद में तुम्हें क्या करना है, इतना लिख दो। फिर लिखने के बाद में इसकी हाईएस्ट पावर वाली, जो जितने भी हाईएस्ट पावर तुम्हें जहाँ जहाँ दिखे, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर दिखे, बस उसको तुम्हें डिनोट कर देना है, वहाँ पर लिख देना है। कैसे गुरुजी? देखो यहाँ पर एक हाईएस्ट पावर दिख रही है, यहाँ पर तो एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, और यहाँ पर पहले से एक पावर है, और यहाँ पर भी एक पावर है। अब भैया क्या करें कि हमें तो यही पावर मिली, यही तो पावर मिली, और यही हमारे पास क्या है गुरुजी? यही हमारे पास पावर है। अब देखो, अब ये जो पावर मिली है, अब काय पे मिली है? 2 के ऊपर मिली है, तो 2 के ऊपर लगा देंगे। काय पे मिली है? 2 के ऊपर मिली है, और 2 के ऊपर लगा देंगे। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 4 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। तो इसका एलसीएम 12 आया और एचसीएफ 2 आया। संख्याएं कौन कौन सी थी? संख्याएं हमारे पास 4 थी और 6 थी। इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 12, और गुरुजी इसका जो एचसीएफ आया वो आया 2। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो भी हम आपको अभी समझा देते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए, जो 2 होगा वो इन दोनों संख्याओं को काट देगा। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 काट देगा, ये 2। यानी कहने का मतलब ये क्या है? ये आपका एचसीएफ है। जो आपका एचसीएफ होगा वो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, लेकिन जो एलसीएम होगा वो इसको नहीं काट पाएगा। लेकिन इसको कौन काटेगा? कोई ना कोई तो काटने वाला हो गई। इसको ये वाले अंक काट देंगे आपस में, यानी 4 काट देगा, 4 3 12 और 6 दूनी 12। बताओ बात समझ में आई या नहीं? ये काटेगा इनको और ये काटेंगे इनको। कहने का मतलब जो 2 हैं वो इन 2 के पाड़े से पूरा कटेगा, और जो ये 4 हैं, ये 4 और 6 इसके 2 पाड़े से कटेंगे। हुई ना इंटरेस्टिंग बात? तो ये पॉइंट ध्यान कर लेना, ये है इसकी गुणनखंड विधि। कहने का मतलब हम कह सकते हैं इसको गुणनखंड विधि।
क्या है गुरुजी? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है ये भी आप ध्यान कर लेना, ये गुणनखंड विधि है। इस तरीके से और एक दो एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। ये तो ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे कि हम ले लें एक 6 और एक ले लें 18। इसके गुणनखंड कर लें तो 2 गुणा 3 आएगा, और अगर हम इसके कर लें तो 2 गुणा 3 आएगा। कैसे आएगा? 2 3 6, 6 3 18 और 2 दूनी 6 आ गया। और HCF कैसे निकालोगे? इन दोनों को एक देखो मिल गया, एक फिर कॉमन मिल गया यहाँ पर, तो HCF कितना आ गया? HCF आपका आ गया 2 गुणा 3 बराबर 6। HCF कितना आया? 6। HCF कितना आया? 6। लेकिन LCM कितना आएगा? यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा, ऐसे ही लिख दो। और यहाँ पर देखो 2 हैं और ये 2 की 3 की पावर में लिखी हैं 2, 2 बार लिखी तो 2 बार लिख लिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपको जो बड़ी संख्या दिखे, सबसे पहले देखो आप निकालोगे LCM। क्या निकालोगे? LCM। LCM में हमें 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है सब में। 2 3 के अलावा कोई ऐसे अंक नहीं है जो हमें दिखाई दें भैया। और फिर इसके बाद में एक ही पावर दिख रही है, वो 3 के ऊपर चढ़ी हुई है, तो 3 की पावर 9 और 9 दूनी 18। यही तो आया गुरुजी, यही तो आया। अब देखो यहाँ पर हम फिर एक गोला बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने संख्या कौन कौन सी ली थी? 6 ली थी और 18 ली थी। इसका LCM कितना आया? LCM गुरुजी 18 आया। और इसके बाद में इसका HCF कितना आया? HCF गुरुजी इसका 6 आया। अब देखो जो 6 होगी वो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, बट 18 जो होगा वो मतलब जो 18 को कौन काटेगा? 6 काटेगा और 18 काटेगा। इस तरीके से ये इसका फैक्टर बनेगा। अब देखो इसमें एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग बात है जो आपको हम समझा देते हैं। वो बात कौन सी है? वो बात बड़ी रसीली है, वो बात बहुत अच्छी है। अगर उसको समझ गए तो लाइफ झिंगा लाला, उसको समझना बहुत ज़रूरी। देखो गुरुजी, अगर हम क्या करें, इन दोनों का गुणा आपस में करें और इन दोनों का गुणा आपस में करें, यानी हम 4 का गुणा 6 में करें और बराबर 12 का गुणा 2 में करें। पहला वाला सवाल था। और दूसरे वाले में क्या है गुरुजी? दूसरे वाले में 6 का गुणा 18 में करें और 6 का गुणा 18 में करें। 6 का गुणा 18 में करें बराबर 18 का गुणा जो लिखा है वो 6 में करें, तो 6 चौको कितना होता? 24 और 12 दूनी कितना होता? 24। 18 छंगा कितना होता? 72 और 18 छंगा कितना होता? 72। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग बात आपके सामने निकल के आ गई है कि अगर हम LCM HCM का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो फैक्टराइजेशन आपस में कैसे आएंगे गुरुजी? बिल्कुल बराबर आएंगे, बिल्कुल बराबर। जैसे कि ये चौक बराबर है, बिल्कुल बराबर घिस डाली, बिल्कुल देखो घिस गई भैया, बिल्कुल घिस गई भैया, महादेव की कृपा से घिस गई। देखो हाँ बिल्कुल घिसी है। अब जैसे कि ये बराबर है, जैसे ये चौक बराबर, वैसे इनके फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वो भी बराबर आएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखो समझो, इसके बाद में ये भी बराबर आई और गुरुजी ये भी बराबर आया। आए दोनों ही बराबर, आए दोनों ही बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। अब कभी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले हमने आपको प्राइम नंबर, कहने का मतलब आप कह सकते हो अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। फिर मैंने आपको बताया भाज्य संख्याओं के बारे में जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। समझ में आया? फिर मैंने आपको तुरंत एक बात बताई। क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी भाज्य संख्याएं होंगी उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो जो गुणनखंड होंगे वो हमारी अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखे हुए होंगे। फिर मैंने इसके बाद में आपको LCM और HCF का फैक्टराइजेशन मेथड को बताया, और इस मेथड में मैंने ये बताया कि जो HCF होगा वो तो डायरेक्ट कॉमन लेके आप आंसर ला दोगे, लेकिन LCM जो होगा तो उसकी हाईएस्ट कॉमन, जो हाईएस्ट जो पावर होगी उसको ला करके आप रखोगे, तभी उसका LCM निकल के आएगा। और फिर उन LCM और HCF को आपस में जब बराबर फैक्टराइजेशन करने के बाद में, उसकी गुणनखंड करने के बाद में जब उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी गुरुजी बराबर ही आएगी, वो भी बिल्कुल बराबर आएगी। तो ये पॉइंट हमने आपको बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। अब गुरुजी हम तुम्हें मिले हैं दूसरे वीडियो में, और अच्छे क्लास को समझा करके, आपको अच्छे से बता करके, आपका ही धन्यवाद करके, जय जय श्री राम।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।